Today we are going to discuss about the topic excess demand. अतिरिक्त मांग कहते हैं इसे. AD is more than AS at full employment level in the economy. It is called excess demand. जब इकोनॉमी के अंदर कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए तो उसको हम एक्सेस डिमांड बोलते हैं. आपको पता है दो इसके अंदर मार्केट फोर्सेस होती है. एग्रीगेट डिमांड जिसे हम एडी से डिनोट करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई एएस. जब इकोनॉमी के अंदर एडी एएस के बराबर होती है उस समय इक्विलिब्रियम के अंदर होती है डिमांड, बिकॉज उस समय कुल मांग और कुल पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है. लेकिन ये सिचुएशन हर समय अवेलेबल नहीं होती. कुछ कारणों की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर जब कुल मांग कुल पूर्ति से अधिक हो जाए और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन हो, सभी लोगों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो, तो उस अवस्था को हम एक्सेस डिमांड कहते हैं. और एक्सेस डिमांड की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर इन्फ्लेशनरी गैप भी क्रिएट होता है. अब देखिए इस एक्सेस डिमांड को या इन्फ्लेशनरी गैप को हम एक डायग्राम की सहायता से डिस्कस करेंगे. अब इसमें हमने एक्स एक्सिस लिया है, इस पे हमने इनकम, आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को डिनोट किया है. वाई एक्सिस पे हमने एडी लिए है. एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई मीन्स एडी कंजप्शन और इन्वेस्टमेंट से मिलकर बना है. और सबसे पहले हम इसके अंदर वाई कर्व बनाएंगे जो 45 डिग्री पे होता है और वाई बराबर ए एस होता है. जो आय होती है उसको हम सकल पूर्ति भी कहते हैं. और ये हमारा एडी कर्व है, एग्रीगेट डिमांड सकल मांग. और ई पॉइंट पे एडी और एएस एक दूसरे के बराबर है तो इसको हम कहेंगे पॉइंट ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन जब एडी बढ़ करके एडी 1 हो जाए तो अब नया जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो एफ पे आएगा. लेकिन यहाँ पे एएस जो एरिड सप्लाई है वो एडी से कम है. ठीक है, तो ये जो एडी की अधिकता है एएस की तुलना में, इट इज कॉल्ड एक्सेस डिमांड. उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप भी कहते हैं. ये जो इतना डिफरेंस है बिटवीन द एडी टू एडी 1, इट इज कॉल्ड इन्फ्लेशनरी गैप. Excess demand gives rise to an inflationary gap which causes rise in the price level. Output level remains constant corresponding to full employment, only price rises. Excess demand की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप क्रिएट होता है. इन्फ्लेशनरी गैप का मतलब होता है महंगाई. अर्थव्यवस्था के अंदर जब आउटपुट है वो कांस्टेंट रहे और फुल एम्प्लॉयमेंट की स्थिति हो, और उस परिस्थिति के अंदर यदि एक्सेस डिमांड हो जाती है तो उसकी वजह से महंगाई हो जाएगी. जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वो आम व्यक्ति के लिए महंगी हो जाएगी, तो उसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं. तो हम ये कह सकते हैं भी इन्फ्लेशनरी गैप का मेन कारण है एक्सेस डिमांड. और एक्सेस डिमांड का मेन कारण क्या है? जब एडी इज़ मोर देन एएस तो उसकी वजह से एक्सेस डिमांड होगी और एक्सेस डिमांड की वजह से इन्फ्लेशनरी गैप होगा और इन्फ्लेशनरी गैप की वजह से अर्थव्यवस्था के अंदर महंगाई बढ़ेगी, जिससे जो गरीब व्यक्ति हैं या जिनकी इनकम एवरेज है तो उनको अपनी डेली नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ेगा, जो अर्थव्यवस्था के लिए एक्सेस डिमांड अच्छी नहीं है. नेक्स्ट है रीजन फॉर एक्सेस डिमांड. ये जो एक्सेस डिमांड होती है जब कुल पूर्ति की तुलना में कुल मांग अधिक होती है, उसके पीछे क्या मेन कारण है? तो इसके अंदर फर्स्ट है हमारा इंक्रीज इन हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर. जो अर्थव्यवस्था का हाउस होल्ड सेक्टर है उसके जब खर्चे बढ़ जाते हैं तो खर्चे बढ़ने का मतलब यही है डिमांड बढ़ेगी और वो एएस की तुलना में ज़्यादा हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी. नंबर सेकंड है इंक्रीज इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट. जब लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसकी वजह से भी डिमांड बढ़ जाती है. इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. जब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ा देती है तो उसकी वजह से भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है. राइज इन एक्सपोर्ट्स एंड फॉल इन इम्पोर्ट्स. देखिए एक्सपोर्ट जब बढ़ते हैं तो देश के अंदर फॉरेन करेंसी आती है और जब हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी तो इकोनॉमी के अंदर
लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी। जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ जाएगी और वो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। और फॉल इन इम्पोर्ट, जब इम्पोर्ट कम हो जाए, आयात हमारे कम हो जाएं और निर्यात हमारे बढ़ जाएं, तो इसकी वजह से भी एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट होती है। इंक्रीज इन मनी सप्लाई, जब अर्थव्यवस्था के अंदर मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों के पास मुद्राएं की मात्रा बढ़ जाती है, तो उससे भी हमारी परचेजिंग पावर बढ़ेगी और एग्रीगेट सप्लाई की तुलना में एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा हो जाएगी और एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। रिडक्शन इन टैक्सेस, जब गवर्नमेंट टैक्स कम कर देती है, जैसे जीएसटी है, इनकम टैक्स है, वेल्थ टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, इनकी रेट कम कर देती है, तो इससे क्या होगा, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम मीन्स उपभोग योग्य आय बढ़ जाती है। अब वो लोग पहले से ज़्यादा खर्चा करेंगे और जब हम पहले से ज़्यादा खर्चा करेंगे तो हमारी डिमांड बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़ेगी तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। तो ये कुछ मेन रीज़न हैं जिनकी वजह से एक्सेस डिमांड की सिचुएशन अर्थव्यवस्था के अंदर क्रिएट होती है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है मीजर्स टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। अब हमें पता लग गया है एक्सेस डिमांड क्या होती है, इसके क्या कारण, अब हम इसको मीजर्स, इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको ठीक कैसे करेंगे। तो वी नो दैट देयर आर टू मेन पॉलिसी टू करेक्ट एक्सेस डिमांड। फर्स्ट पॉलिसी इज फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी। अब इसके अंदर देखिएगा दो पॉलिसी है, फिजिकल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। जब गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी यूज करती है इन्फ्लेशनरी गैप को, एक्सेस डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल पॉलिसी। दूसरी तरफ जो हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो जब कोई भी टूल, कोई भी पॉलिसी यूज करता है एक्सेस डिमांड को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशनरी गैप को कंट्रोल करने के लिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए इसमें डिफरेंस बिल्कुल क्लियर है। आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी को और गवर्नमेंट कौन सी पॉलिसी यूज करती है, फिजिकल पॉलिसी। तो फर्स्ट हम करेंगे फिजिकल पॉलिसी। तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स लेगी एक्सेस डिमांड को और इन्फ्लेशनरी गैप को करेक्ट करने के लिए। फर्स्ट स्टेप रहेगा डिक्रीजिंग इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट अपने खर्चे कम कर देगी जिससे लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी और वो एएस के बराबर हो जाएगी। इंक्रीज इन टैक्स रेट, अब देखिएगा एक्सेस डिमांड है मतलब मांग ज़्यादा है, उसको कम करने के लिए सरकार क्या करेगी, लोगों पे टैक्स का बर्डन बढ़ा देगी। जब हम पे टैक्स लगेगा तो हमारी इनकम का एक बहुत बड़ा भाग हमें टैक्स के रूप में गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा। अब हमारे लिए खर्चा करने के लिए कम रुपए पैसे बचेंगे तो ऑटोमेटिक अर्थव्यवस्था के अंदर डिमांड कम हो जाएगी, जो एक्सेस डिमांड थी वो कम होकर के एग्रीगेट सप्लाई के बराबर हो जाएगी। इंक्रीजिंग गवर्नमेंट बोरोइंग, अब इसमें क्या है, गवर्नमेंट जो उधार लेती है उसको बढ़ा देगी। जब गवर्नमेंट उधार लेगी मार्केट से तो लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और उससे भी हमारा एक्सेस डिमांड का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। डिक्रीजिंग इन ब्रोइंग फ्रॉम आरबीआई, आरबीआई से जो उधार लेती है उसको गवर्नमेंट कम कर देगी, इससे भी इन्फ्लेशनरी गैप है वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हमारे देश का सेंट्रल बैंक भी है, वो किस प्रकार मॉनेटरी पॉलिसी की सहायता से एक्सेस डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। तो फर्स्ट क्या करेगा वो, इंक्रीजिंग इन बैंक रेट, बैंक रेट बढ़ा देगा। बैंक रेट इंक्रीज करने से क्या होगा, कमर्शियल बैंक भी अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे जिससे लोन की अवेलेबिलिटी हमारे लिए कॉस्टली हो जाएगी, लोग कम लोन लेंगे, लोन हम कम लेंगे तो हमारी परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग इन CRR, CRR की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पे जो आरबीआई है वो इकोनॉमी के अंदर CRR का रेट बढ़ा देगा। अब कमर्शियल बैंक को पहले की तुलना में ज़्यादा अमाउंट आरबीआई के पास एज ए सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। अब कमर्शियल बैंक के पास लोन देने के लिए कम पैसे बचेंगे तो लोगों को कम लोन मिलेगा और परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी। इंक्रीजिंग इन रेपो रेट, रेपो रेट भी एक प्रकार का इंटरेस्ट रेट होता है जिस पे कमर्शियल बैंक आरबीआई से लोन लेते हैं। जब आरबीआई से कमर्शियल बैंक को लोन महंगा मिलेगा तो जो कस्टमर है उनको भी कमर्शियल बैंक से लोन महंगा मिलेगा और जब लोन महंगा हो जाता है, ब्याज की दर जब बढ़ जाती है तो लोग कम लोन लेते हैं।
जब हम लोन ही कम लेंगे तो हमारी इनकम कम हो जाएगी, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और डिमांड भी कम हो जाएगी। और लास्ट इसके अंदर है इंक्रीजिंग इन SLR। SLR की फुल फॉर्म है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ये कमर्शियल बैंक जो हैं जैसे SBI है, UBI है, PNB है, इनको अपनी इनिशियल डिपॉजिट का कुछ पार्ट अपने पास जमा रखना पड़ता है, उसको एज ए लोन नहीं दे सकते। तो जब RBI SLR की रेट बढ़ा देगा तो अब कमर्शियल बैंक को अमाउंट ज़्यादा मात्रा में अपने पास रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये है अब वो कम पैसे का लोन दे पाएंगे। जब लोन की अवेलेबिलिटी मार्केट में कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी, डिमांड कम होगी और एक्सेस डिमांड की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगी।